अंकल, मैं आपको पिता के समान मानती हूँ। जब आप शाम को अपने बच्चे के साथ बाहर घूमने निकलते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पापा भी ऐसा करें, मगर उनके पास तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है। मम्मी लगता है मुझसे जलती हैं कि मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ। अब इसमें मेरा क्या दोष? इसीलिए वह मेरी हर बात में कमी निकालती हैं, हर बात का विरोध करती हैं। वह नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ूं। अब मुझे उसकी नज़रों का अर्थ समझ में आने लगा था। वह मुझ में उस आदर्श पिता की तलाश कर रही थी, जो उसके आदर्शों के अनुरूप हो, जो उसके पापा की कमियों को, उसकी इच्छाओं को पूरा कर सके। मुझे अपनी सोच पर आत्मग्लानि भी हुई कि मैं उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। लगता था वह घर से झगड़ा करके आई थी। तुमने नाश्ता किया है कि नहीं? मैंने पूछा तो वह खामोश रही। मैं समझ गया, झगड़े के कारण उसने नाश्ता भी नहीं किया होगा। ठीक है, तुम पहले नाश्ता करो, शांत हो जाओ, फिर मैं चलता हूँ तुम्हारे घर। मैंने उसे आश्वस्त किया। फिर हम सब ने बैठकर नाश्ता किया। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि मैं रीमा के मम्मी पापा से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलूँगी। मेरी पत्नी ने कहा, तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? आप नहीं जानते, यह लड़की का मामला है। अगर उन्होंने आप पर कोई उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाया या आपसे पूछा कि आपको उनकी बेटी में इतनी रुचि क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे? और अगर उन्होंने कहा कि आपको उससे इतना ही लगाव है, तो उसे अपने पास ही रख लीजिए, तो क्या आप इतना बड़ा फैसला मेरे बिना अकेले कर सकेंगे? मैंने इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था। मेरी पत्नी का कहना सही था। हम सब एक साथ रीमा के घर गए। मैंने उनके घर पहुंचकर घंटी बजाई। उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो हम लोगों को देखकर वह नाराज़गी से अंदर चली गईं। फिर उसके पापा दरवाजे पर आए। वहाँ का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण था। रीमा के पिता नरेश चंद्र और माँ माया रीमा से बहुत नाराज़ थे कि वह घर का झगड़ा बाहर क्यों ले गई, वह मेरे पास क्यों आई। कहिए क्या बात है, वह बोले। हम दोनों ने उनको नमस्कार किया। मैंने कहा, क्या अंदर आने को नहीं कहेंगे? उन्होंने बड़े अनमने मन से कहा, आइए। हम सब उनके ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम में बैठ गए। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर मैंने ही बात शुरू की। आप शायद मुझे नहीं जानते। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने रूखे स्वर में कहा। आपकी पहली पत्नी मेरी बहुत दूर की रिश्तेदार थी, तो इसीलिए रीमा बेटी से हम लोगों को थोड़ा लगाव सा है। मैं कह तो गया, मगर बाद में मुझे स्वयं अपने ऊपर ताज्जुब हुआ कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह गया। तो उन्होंने उसी बेरुखी से पूछा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना धैर्य बनाए रखा। मुझे उनके इस व्यवहार से बड़ी खींच सी हो रही थी। कुछ देर खामोश रहकर मैं फिर बोला, वह आईआईटी से पढ़ाई करना चाहती है, मगर हम लोग उसको नहीं भेजना चाहते। मिस्टर चंद्रा ने कहा, कोई खास बात? यूं ही तो नहीं हो सकता। जरूर कोई खास बात होगी। जब आपकी बेटी पढ़ने में तेज है और फिर उसने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली है, तो फिर आपको ऐतराज किस बात का है? अब मिसेज चंद्रा भी बाहर आकर अपने पति के पास बैठ गईं। देखिए भाई साहब, रीमा हमारी बेटी है। उसका भला बुरा सोचना हमारा काम है, किसी बाहरी व्यक्ति या दूर के रिश्तेदार का नहीं। मिसेज चंद्रा बोली। मैंने खामोशी से उनकी बात सुनी। उनकी बातों से मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मिसेज चंद्रा का ही घर में काफ़ी दबदबा है और नरेश चंद्रा उनके ही दबाव में हैं। शायद इसीलिए रीमा को आगे पढ़ने नहीं देना चाहते। मैंने अपना धैर्य बनाए हुए संयत स्वर में कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करे, इंजीनियर बने? लोग आपका उदाहरण दें कि वह देखो, वह मिसेज चंद्रा की बेटी है जो इंजीनियर बन गई है। मैंने थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। मेरी बातों से वे थोड़ा शांत हुईं। उनका अब तक का अंदाज बड़ा आक्रामक था। मगर हम चाहते हैं कि उसकी जल्दी से शादी कर दें। वह अपने पति के घर जाए, फिर उसका पति जैसा चाहे करे। मतलब आप शीघ्र ही अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहती हैं? जी हाँ, मिसेज चंद्रा बोली। मगर क्या रीमा एक बोझ है?
मेरे विचार से तो वह बोझ नहीं है। और आजकल तो लड़के वाले भी चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी हो, और जब वह इंजीनियर बन जाएगी, खुद अच्छा कमाएगी, तो आपको भी इतनी परेशानी नहीं होगी उसकी शादी में। मैंने अपनी बात कही। आपकी बात तो सही है, मगर मिसेज चंद्रा सोचते हुए बोली। मैं उनके इस मगर का अर्थ समझ रहा था, किंतु मैं रीमा के सामने नहीं कह सकता था। वह हम लोगों के साथ ही बैठी थी। मैंने उसे अपने बेटे व उसके भाई के साथ मेरे घर जाने को कहा। वह थोड़ा झिझकी। मैंने उसे इशारों से आश्वस्त किया तो वह चली गई। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपका और रीमा का सहज संबंध नहीं है। आप लोगों के बीच कुछ तनाव है। मिसेज चंद्रा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। देखिए, मेरी बात को आप अन्यथा न लीजिए। यह बहुत सहज बात है। असल में आप दोनों के बीच किसी ने सहज संबंध बनाने का प्रयास ही नहीं किया। आपको उसकी खूबसूरती के कारण हमेशा हीनता महसूस होती है, इसीलिए आप उसे हमेशा नीचा दिखाना चाहती हैं, उसकी उन्नति नहीं चाहती। मगर क्या यह अच्छा नहीं होता कि आप बजाय उससे जलने के गर्व महसूस करती कि आपकी एक बहुत ही सुंदर बेटी भी है, उसे एक खूबसूरत तोहफा मानती, नरेश की पहली पत्नी का। उसे इतना प्यार देती, उसकी हर बात का ख्याल रखती कि वह आपको अपनी सगी माँ से ज़्यादा प्यार और सम्मान देती। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो मैं उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसने भी आंखों ही आंखों में अपनी रजामंदी दे दी। मेरी बात का उन पर लगता है सही असर हुआ था, क्योंकि जो बात मैंने कही थी, कभी कभी इन बातों का कुछ लोग उल्टा अर्थ लगाने लग जाते हैं। मगर गनीमत है कि उन्होंने मेरी बातों का बुरा नहीं माना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप उससे कह दीजिए कि हम लोग उसे इंजीनियरिंग पढ़ने भेज देंगे। मिसेज चंद्रा ने बड़े ही शांत स्वर में कहा। मैं नहीं, यह बात उससे आप ही कहेंगी, और आप खुद देखेंगी कि इस बात का कैसा असर होगा। थोड़ी देर में वह चाय और नाश्ता लाई, जिसके लिए अभी तक उन्होंने हम लोगों से पूछा नहीं था। फिर मैंने अपने घर टेलीफोन कर रीमा को बुलवाया। रीमा आई तो मिसेज चंद्रा ने उसे अपने पास बिठाया। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर थोड़ी देर तक उसे देखती रही। फिर उन्होंने उसका माथा चूम लिया। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगी, उन्होंने रुंधे गले से कहा। तो रीमा उनसे गले लगकर रोने लगी। मिस्टर चंद्रा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आंसू तो हमारी भी आंखों में थे, मगर वह खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।